आपने ये कहावत सुनी होगी कि कुआं प्यासे के पास जाता है, ना कि प्यासा कुएं के पास। कुछ गड़बड़ लग रहा है ना इसमें? हाँ, सही कहावत ये है कि हमेशा प्यासा जो है वो कुएं के पास जाता है। पर जो मैंने शुरू में कहा वो यहाँ पे सही सिद्ध हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी ऐसा एक कदम उठाया। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इंटरव्यू लेने के लिए जो जज पद के उम्मीदवार थे उनके पास कॉलेजियम खुद गया है। ठीक है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम था वो विशाखापत्तनम में जज पद के जितने भी उम्मीदवार थे उनसे मिलने गया, उनसे मुलाकात की उसने। ऐसा पहली बार हुआ है कि दिल्ली के बाहर इस प्रकार की मुलाकात हुई हो। अन्यथा होता ये है कि दिल्ली में ही आके जो सारे इस तरीके के उम्मीदवार होते हैं वो मिलते हैं और यहीं पे उनका साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू होता है। क्या है मामला? लगभग 3 दशक बीत जाने के बाद ऐसा हुआ है कि दिल्ली से बाहर जाकर जजों के उम्मीदवारों से वो मिले हैं, कॉलेजियम उनसे मिला है। ठीक है, ये मुलाकात कहाँ पे हुई? ये मुलाकात हुई है विशाखापत्तनम में। वहाँ पे जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हाई कोर्ट के कॉलेजियम की सिफारिश वाले जो उम्मीदवार थे, जो जज बनने के लिए उम्मीदवारी अपनी प्रस्तुत कर रहे हैं, उनसे वहाँ पे जो कॉलेजियम है वो मिला है उनकी योग्यता और व्यक्तित्व की परख कर, ताकि ये जाना जा सके कि वो इस पद के लिए अच्छे उम्मीदवार हैं, योग्य हैं या फिर नहीं। अब ऐसा हुआ क्यों? क्या ऐसी मुसीबत आन पड़ी कि जो कॉलेजियम है उसको खुद जाके उम्मीदवारों के पास ही उनसे साक्षात्कार करना पड़ा, उनका इंटरव्यू लेना पड़ा। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के 32 जज थे उसमें से 20 से ज़्यादा जज अपने परिवारों के साथ विशाखापत्तनम गए हुए थे। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश का, जैसा कि हम जानते हैं, एक शहर है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हाई कोर्ट ने अपने उम्मीदवारों की सिफारिश की हुई थी। कॉलेजियम ने फैसला किया कि उम्मीदवारों को दिल्ली बुलाने की जगह हम वहीं विशाखापत्तनम में ही उनका आकलन कर लेंगे। इससे होगा क्या फ़ायदा कि जो उम्मीदवार हैं उनका यहाँ आने का जाने का खर्चा बचेगा, उनको वो खर्चा नहीं करना पड़ेगा, और साथ में जो उनका समय है और कॉलेजियम का भी समय है वो भी बचाया जा सकता। तो इसीलिए जो ये एक प्रक्रिया है उसको वहाँ पे ही पूरा कर लिया गया। इसके अंदर अब ऐसा होता क्यों है? देखिए, बहुत लंबे समय से ही कॉलेजियम के ऊपर ये आरोप लगाए जाते हैं कि इसमें भाई भतीजावाद चलता है, नेपोटिज्म चलता है, जहाँ पे जो पहले से जज हैं उन्हीं के आगे बच्चे जो हैं या सगे संबंधी हैं वो रिकमेंडेशंस पाते हैं और वो जज बना दिए। तो इसी सब से छुटकारा पाने के लिए नई प्रणालियों को खोजा जाता है और कोशिश की जाती है कि थोड़ा चीज़ों को पारदर्शी बनाया जाए और जिन भी लोगों का जज के रूप में चयन हो रहा है वो उस पद को पूरी तरीके से जस्टिफाई करते। तो इसी पहल के अंतर्गत ये अब साक्षात्कार का भी कि जो उम्मीदवार हैं उनसे कम से कम एक बार कॉलेजियम मिल ले, परख ले कि वो क्या इस पद के लायक हैं, योग्य हैं या नहीं है। इससे पहले क्या होता था कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसका कॉलेजियम सिर्फ हाई कोर्ट कॉलेजियम द्वारा दिए गए जो बायोडेटा होता था जजेस के लिए, खुफिया रिपोर्ट होती थी, राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों की जो राय होती थी, इन सब को आधार बनाते हुए, इन सब को बेस बनाते हुए वो चयन कर लेते थे। पर अभी सीधी बातचीत जजों से की जाती है ताकि उनका व्यक्तित्व भी परखा जा सके। इसी प्रकार से अपनी सब छवि को सुधारने के लिए कॉलेजियम अभी और 2 अहम प्रस्तावों पर विचार कर रहा है, जिसमें से एक प्रस्ताव तो ये है जिसको लेके काफ़ी ज़्यादा बहस है और तर्क दिए जा रहे हैं उसमें। आप इसमें क्या सोचते हैं ये बताइएगा। तो पहला जो प्रस्ताव है वो ये है कि जो भी मौजूदा या पूर्व जज हैं उनके रिश्तेदारों को हाई कोर्ट जज बनने पर रोक लगाई। कई वकीलों ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया, बहुत से जो वकील हैं उन्होंने इसका विरोध किया है। अब विरोध के क्या तर्क हैं? उन लोगों का मानना ये है कि कोई भी व्यक्ति योग्य हो सकता है। अब खाली किसी को इसलिए क्योंकि उसकी फैमिली से पहले कोई जज था कि योग्यता को तो दरकिनार नहीं किया जा सकता है ना, उससे उसका अधिकार तो नहीं छीना जा सकता है कम्पीट करने का। पर जो पहली पीढ़ी के वकील हैं उनका ये तर्क है, जब आप 2 लोगों की परख कर रहे हैं और उनकी परख करके आपको निर्णय लेना है, उसमें से आप किसी एक व्यक्ति को अगर थोड़ा पहले से जानते हैं तो आप कुछ ना कुछ उसके पक्ष में निर्णय देंगे। तो ये उसके अगेंस्ट तर्क है। जबकि जो दूसरा प्रस्ताव है उसमें कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालने की बात की गई है। इसमें यह कहा गया है कि जजों के रिश्तेदारों के लिए पूरी तरीके से हम बंद तो ना करें कि वो बन ही नहीं सकते हैं हाई कोर्ट के जज, या वो जज नियुक्त हो ही नहीं सकते हैं, पर हाँ हम इतना जरूर कर सकते हैं कि जो उनके आकलन के मानदंड हैं, जो उनका हम टेस्ट लें, वो हम थोड़ा कठिन कर दें जो पहली पीढ़ी में आने वाले जज हैं उनसे।
तो जो भी पहली पीढ़ी के वकील हों उनसे ज़्यादा सख्त होना चाहिए इनकी योग्यताओं का जो मानदंड। आप इन दोनों में से किस तर्क से इत्तेफाक रखते हैं? आपको कौन सा तर्क सही लगता है कमेंट में बता सकते हैं। आपका अगर कोई अलग पॉइंट ऑफ व्यू भी है वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब देख लेते हैं कॉलेजियम प्रणाली की उत्पत्ति ही कैसे हुई, क्या आधार है इस प्रणाली का। तो कॉलेजियम प्रणाली जो है इसका निर्माण 1990 के दशक में हुआ। दो महत्वपूर्ण फैसले थे जिसके आधार पे इसकी जो संरचना है वो बनी। सुप्रीम कोर्ट वर्सेस कानून मंत्रालय 1993 का मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह स्पष्ट किया गया कि जजों की नियुक्ति का अधिकार सिर्फ कॉलेजियम के पास है। कॉलेजियम से इतर और कोई जजों की नियुक्ति नहीं कर सकता है। सरकार का क्या रोल होगा? सरकार केवल यहाँ सलाह देने वाली संस्था रहेगी जो अपनी सलाह दे सकती है, रिकमेंडेशन दे सकती है, पर इस पे अंतिम निर्णय जो होगा वो कॉलेजियम के जजों का ही हो। इसी तरीके का एक दूसरा मामला था कॉलेजियम केस 1998। इसके बाद 1998 में एक और निर्णय आया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम को जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया का सर्वोच्च और अंतिम निर्णय लेने वाला प्राधिकरण मान लिया। निर्विवाद रूप से अभी जो कॉलेजियम फैसला ले लेगा वही अंतिम। आशा है आप कॉलेजियम को और इससे जुड़े हुए मुद्दों को समझ पाए होंगे। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें इसी तरीके की अन्य वीडियोस के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ध्यान रखिए।